हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टी ए रिसर्च 9 में। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आपकी जो टॉपिक चल रही थी, जो कक्षा 10 का अध्याय 8 चल रहा था, उसमें ये था कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को हमने क्या कर लिया था, पूरी तरह से आउटपुट कर लिया था, मतलब एक तरह से डिटेल ले ली थी। बट अभी रह क्या गया था, अंडा निषेचित हो जाता है, ये पढ़ लिया था। अब जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो उसमें उसके आगे क्या होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब अंडा निषेचित नहीं होता, जब नर और मादा युग्मक नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है, उस वक्त क्या होता है। तो देखिए कह रहा है, तो पहला आपको मैं बता दूं, जब अंडा निषेचित नहीं होता है, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है। तो देखिए कह रहा है पहली पॉइंट में, डायरेक्ट कह रहा है पहली पॉइंट्स में यही कह रहा है कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा, कह रहा है हर महीने गर्भाशय क्या करता है, हर महीने गर्भाशय खुद का निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जो गर्भाशय होता है फीमेल्स का यूटेरस, वो अपने आप को एक लेयर तैयार करता है, 3 लेयर होती है उसके, हमने बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्सोमायो और एंडोमेट्रियम, मैट्रियम्स लेयर होती हैं, वो बनती हैं। लेकिन जब कह रहा है खुद को तैयार करता है कि वहाँ से निषेचित अंडा वहाँ का गर्भाशय तक आया और वहाँ पर क्या हो, जो बेबी होता है, जो भ्रूण होता है, उसका क्या हो, विकास हो। तो फिर आगे क्या हो रहा है, जब निषेचित नहीं होता तो उन लेयर का क्या होता है, आगे कह रहा है गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, माने एकदम स्पॉन्जी, समझ रहे हो आप, मतलब एकदम स्पॉन्जी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है कि बेबी आराम से वहाँ पे जो निषेचित एग है वो आए और वहाँ पे क्या हो, जो लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे कहीं पे भी जाके क्या हो सके, वहाँ पे सेटल डाउन हो और वहाँ पे क्या हो, उसका विकास हो। यह भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी होता है। देखिए कह रहा है ये भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। आगे कह रहा है कि यदि निषेचित नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। जो लेयर बनी थी, 3 लेयर थी, ठीक है, एक्सो मायो और इंडोमेट्रियम जो थी, ये लेयर क्या होती हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती। अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर, देखिए कह रहा है योनि के मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर आती हैं। किसके रूप में, म्यूकस एंड निकल जाती हैं। आगे कह रहा है कि यह चक्र लगभग 1 महीने के समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऋतुस्राव और रजोधर्म कहते हैं, यानी आप शॉर्ट में इसे एमसी करते हो, क्या कहते हो, एमसी कहते हैं। आगे कह रहा है अगली पॉइंट में, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडा का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनी पाउस। क्या बोलते हैं बेटा, मिनी पाउस। क्या बोलेंगे अपन लोग, मिनी पाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी पाउस बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये जो रजोनी वृत्ति है ये क्या होती है, ये कब तक चलती है, मतलब ये तो रजोधर्म जो है 40 से 50 वर्ष तक चलता है। 40 से 50 वर्ष के बाद जो होती फीमेल्स में ये अंडा क्या होता है, ये जो लेयर तैयार होती है, ये सब क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। और इसी बंद, रजोधर्म के बंद की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्त बोलते हैं। बेटा आगे चलें, अगली टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनन स्वास्थ्य। मैं बता दूं आपको कि जनन स्वास्थ्य, अच्छा आपने देखा कि रिप्रोडक्शन में ढेर सारे अलग अलग डिफरेंटिएट जो वैल्यूज़ हैं उनमें ये सारे प्रोसेस किए गए, प्रक्रम को दोहराया गया, बताया गया। बट उसमें ये रह गया कि जनन स्वास्थ्य जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे भी रिलेटेड चीज़ें हमें जाननी चाहिए, बिल्कुल जाननी चाहिए। आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, अगर नहीं है तो देखो क्यों ज़रूरी होता है कि जनन स्वास्थ्य का। देखिए कह रहा है जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, लॉजिकल है कि लोगों को लगता है कि हम ठीक हैं, लोगों को क्या लगता है कि हम ठीक है। अगर वो आज अगर देखा जाए कि अब वो सोचते हैं कि अगर फिजिकली मेंटली ये सब हम ठीक है, मतलब कि अगर बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, ठीक है, तो वो स्वस्थ हैं। स्वस्थता की ये डेफिनेशन नहीं, WHO ऐसी नहीं कहता है। WHO कहता है कि वो क्या होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये स्वस्थता की डेफिनेशन है। ठीक है, ये उसकी व्याख्या है कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, आपकी मानसिक, हो सकता है शारीरिक दुर्बलता हो, मानसिक स्थिति सही ना हो, सामाजिक, जो आप खड़े हो, 4 लोग खड़े हैं बीच में, अब लगो वहीं जो है उल्टी पल्टी हरकतें करने, तो सामाजिक स्थिति सही नहीं, व्यवहारिक आपका व्यवहार सही नहीं है। ठीक है, ये सब ये जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आगे कह रहा है, अगली टॉपिक है, हेडिंग्स के रूप में दर्शाया गया है। देखिए कह रहा है रोगों को लैंगिक संचरण, अगर हम STD की बात करें, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका फुल फॉर्म होता है, मैं STD की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेक्चुअल, क्या बोलते हैं, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्या बोलेंगे,
ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, ठीक है, एसटीडी के इसका शॉर्ट फॉर्म है। अनेक रोगों को लैंगिक संचरण भी हो सकता है, अनेक रोगों का जो लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे में अगर दिया है यहाँ पे जीवाणु जनित, जीवाणु माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, गोनेरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ये कुछ बीमारियां हैं एज अ सेक्स के मैटिंग के टाइम जो होता है, सेक्स ड्यूरेशन जो होता है उसके समय ये फैल सकता है। क्या क्या जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, गोनेरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, एक बार ध्यान दीजिए आप। क्या क्या? बैक्टीरियल जनित माने जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो जनित होते हैं, गोनेरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। विषाणु जनित की बात करेंगे, अगर ये जीवाणु जनित था, जीवाणु जनित जो था क्या, गोनेरिया और सिफिलिस था। अगर विषाणु जनित तरह वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो मस्सा यानी वोट जिसे कहते हैं एचआईवी हो सकता है, एचआईवी एड्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ठीक है बच्चों, आगे चले। इससे बचने के लिए सबसे मुख्य जो एक पार्ट बोला जाता है कि बड़े लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं, बट ऐसे कुछ नहीं है। आप इनको आज अगर ऐसे ही चीज़ें हैं आपके साथ तो आप यूज़ कर सकते हो। आई देखो कह रहा है कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचारण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। अगर आपने क्या करना है, कंडोम का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा, ये जो सिफिलिस है और गोनेरिया है या फिर एचआईवी हुआ, एड्स हुआ, वॉट्स हुए, ये सब जिसे मस्सा कहते हैं, ये सब रुक सकते हैं। गर्भरोधन की बात करते हैं, ठीक है, गर्भरोधन को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अगर आपको अनचाहा जो बच्चा है वो नहीं चाहिए तो उसके लिए भी क्या क्या विधियाँ अपनाई जाती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कह रहा है कि गर्भरोधन के प्रकार, क्या बात कर रहा है, गर्भरोधन के प्रकार, किसकी बात कर रहा है, गर्भरोधन के प्रकार। अच्छा, गर्भरोधन के प्रकार की बात कर रहा है तो चलिए देख ही लेते हैं कि गर्भरोधन के प्रकार में क्या है। ठीक है, अगर गर्भरोधन की प्रकार की बात कर रहा है तो कह रहा है पहला पॉइंट हेडिंग्स में दे रहा है यांत्रिक अवरोध। क्या बात कर रहा है, यांत्रिक अवरोध, मतलब कि इंटरनल जो एक बैरियर यूज़ करते हैं, जैसे शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु समझते हो आप लोग, बिल्कुल जानते हैं आप लोग शुक्राणु, ठीक है बेटा। तो ये जो शुक्राणु होते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ जो आपका शुक्राणु कहाँ नहीं जाता, पहुँचने नहीं दे, कहाँ पर, अंड कोशिका तक। कहाँ तक, अंड कोशिका तक नहीं पहुँचने दिया जाता। आगे कह रहा है उदाहरण में कुछ चीज़ें दे रखी गई है यहाँ पे, शिश्न को ढकने वाले कंडोम का यूज़ करो, योनि में रखने वाले सर्वाइकल कैप होता है, क्या बोलते हैं, योनि में रखे जाते हैं सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक है, ये तो एक यांत्रिक हो गया, मतलब बाहर के, मतलब कि यांत्रिक अवरोध, ठीक है, अदर बैरियर। रासायनिक अगर तकनीक की बात करें, केमिकल जो बैरियर होता है, अगर इसमें देखा जाए तो पहली पॉइंट कह रहा है मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल, आपके जो अंडा बनता है उसके लिए हार्मोन क्या होता है, बिल्कुल वैल्यूएबल होता है, हार्मोन उसके लिए दायित्व है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको ही ना बनने दे तो अंडा कहाँ से बनेगा। इनके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं इनका। अगर ये रासायनिक जो केमिकल बैरियर है इसका यूज़ करेंगे तो आपको अन्य प्रभाव भी, साइड इफ़ेक्ट भी पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे चलें, अगर हम बात करें IUCD, इंट्रा यूटेराइन मतलब कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUCD, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको क्या कहते हैं, देखो लूप या कॉपर टी के नाम से जानते हैं आप। क्या बोलते हैं, कॉपर, क्या बोलते हो आप, कॉपर टी, ठीक है। ये क्या है, कॉपर टी है, को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। अगर इसको क्या करें, गर्भाशय में, यानी कि जो गर्भाशय होती है फीमेल्स की, उसमें ही ये टी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गर्भाशय होता है कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहीं पर क्या कर दिया जाता है, और यहाँ से फॉलोपियन ट्यूब ये निकली होती है, तो यहीं पर लाकर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे लगा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉपर टी, गर्भधारण ना हो, ठीक है। अगर के बात करता है शल्य तकनीक की बात करते हैं, नसबंद, अच्छा इसमें ना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप कॉपर टी ही यूज़ करो, शल्य तकनीकी भी हैं, ठीक है। जैसे नसबंदी, क्या बोलते हैं, नसबंदी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुरुषों में शुक्रवाहिकों को रोककर उसमें शुक्राणुओं को स्थानांतरित को रोका जाता है। शुक्रवाहिका जो होती है ना, शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्राणु क्या होता है, ठीक है, उनके एक तरह से देखा जाए जो मेन जेनाइटियल पोर होता है उससे बाहर आता है, तो उसी को जो शुक्रवाहिका होती है उसे काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उसे काटा जाता है और उसे क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। जैसे ये शुक्रवाहिका है, मान लो कि ये शुक्रवाहिका है,
तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, काट कर यहाँ ऐसे करके बांध देते हैं, इधर वाला इधर बांध देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, नसबंदी कहलाता है। आगे चलें, आगे कह रहा है ट्यूबेक्टोमी। क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ट्यूबेक्टोमी। क्या बात कर रहा है, एक मिनट बच्चों, ट्यूबेक्टोमी कह रहा है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंडे के हस्तांतरित को रोकता है। ये किस में देखा जाता है, तो ये बता दूं आपको, ये महिलाओं में किया जाता है। वो पीछे वाला जो था ये वैसेक्टोमी था, वो वैसेक्टोमी था, ये ट्यूबेक्टोमी है। क्या है, ये ट्यूबेक्टोमी है। ये किस में किया जाता है देखा जाए तो खास करके जो देखा जाए ये ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो महिलाओं में होता है। महिलाओं में अंडवाहिनी जो होती है यानी फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कर दिया जाए, अवरुद्ध कर अंड के हस्तांतरण को रोकना। ठीक है, अंडा का जो अगर बोला जाए कि जो आपकी 2 ओवरीज होती हैं, क्या होती हैं, 2 ओवरीज होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, अंडे बनते हैं। तो उस अंडे को क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होकर जाना होता है, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ ही उनका निषेचन होता है। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेयर होती है ऐसे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, उसी को कट करके क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ से ऐसे बांध देंगे, यहाँ से बांध देंगे एज अ बैरियर। भ्रूण हत्या, अगर अगली टॉपिक है भ्रूण हत्या। क्या है अगली टॉपिक, भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण हत्या क्या है, मादा जो भ्रूण होता है उसे गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या के अंतर्गत आता है। इससे बात की जाए तो एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों को जागरूकता फैलाई जाएगी। अगर देखा जाए, अगर पहले के कुछ एरा में देखा जाए तो इसमें ये था कि जो फीमेल्स थी, जो फीमेल्स भ्रूण था उसका पता लगाकर लोग उसकी हत्या कर दिया करते थे। तो ये एक भ्रूण हत्या हो गई, बहुत संगीन जुर्म माना जाता है, ठीक है, हमारे धाराओं के अंतर्गत। तो इसको आप अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि ये भ्रूण हत्या है तो क्यों ये वो फला फला, मतलब अनेकों जो है लोगों के मिथ हैं, अलग अलग अपनी अपनी अवधारणाएँ रखते हैं। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गलत है और सरासर गलत है कि लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। वो मेल हो फीमेल सबको जीने का हक है, कोई भी भ्रूण हो उसको आप जन्म दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। अगर आप देख लो, अगर आप बेटा ही चाहते हो, सिर्फ सन मिले सन, तो उसका ये जो संतुलित लिंग अनुपात है ना वो संतुलित नहीं होगा, समझ रहे हो। 1000 बच्चे पैदा हो जाए, वो सब मेल हों, फीमेल होना, तो इनका क्या होगा भाई, इनका क्या होगा, एक रेशियो तो सही होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए ये संगीन जुर्म है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही गंभीर एक मामला है। इसको देखिए आप लोग, सारे लोग समझिए। थैंक यू देखने के लिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़िए।